प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर जहांगीर रहमान कुरैशी से आचार्य वनस्पति विज्ञान विभाग राजकीय भांगड़ महाविद्यालय डीडवाना। हम यहाँ पर यूट्यूब लेसन के माध्यम से अध्ययन कर रहे हैं और आज हम बीएससी पार्ट सेकंड के पेपर थर्ड स्ट्रक्चर डेवलपमेंट एंड रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स के तहत टाइप्स ऑफ टिश्यूज़ यानी उत्तकों के प्रकार का अध्ययन कर रहे हैं। जैसा कि पिछले अध्ययन में हमने देखा कि पादप शरीर में पाए जाने वाले उत्तक दो प्रकार के होते हैं। एक विभाजोत की उत्तक मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, दो स्थायी उत्तक परमानेंट टिश्यूज़। हम परमानेंट टिश्यूज़ का अध्ययन कर रहे हैं और परमानेंट टिश्यूज़ को हमने तीन भागों में विभक्त किया है। नंबर एक, सिंपल परमानेंट टिश्यूज़, सरल स्थायी उत्तक। नंबर दो, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज़, जटिल स्थायी उत्तक। नंबर तीन, विशिष्ट स्थायी उत्तक या विशिष्ट उत्तक, स्पेशल परमानेंट टिश्यू या स्पेशल टिश्यूज़। हमने पिछले कुछ लेसन्स में सरल स्थायी उत्तक एवं जटिल स्थायी उत्तक का अध्ययन प्रारंभ किया था। आज हम जटिल स्थायी उत्तक के अंतर्गत फ्लोएम का अध्ययन कर रहे हैं। पूर्व में अध्ययन किए गए जो टॉपिक्स हैं उसमें जटिल स्थायी उत्तक जाइलम संपूर्ण रूप से हमने अध्ययन कर लिया। फ्लोएम चालनी तत्व का हमने अध्ययन कर लिया। आज अध्ययन किए जाने वाले टॉपिक में हम इंक्लूड करेंगे सहचर कोशिकाएं, फ्लोएम मर्दु उत्तक, फ्लोएम या पोषवा तंतु और उसके पश्चात क्लास वर्क दिया जाएगा। स्थायी जटिल उत्तक में हमने अध्ययन किया कि स्थायी जटिल उत्तक विषमांगी प्रकृति के यानी हीट्रोजीनस नेचर के होते हैं। इसका तात्पर्य है कि इनका संगठन संरचनात्मक एवं कार्यात्मक रूप से विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर के बना हुआ होता है। यहाँ उल्लेखनीय है कि सरल उत्तक समांगी थे, होमोजीनस नेचर के थे, अर्थात एक ही प्रकार की कोशिकाएं उत्पत्ति, कार्य, संरचना आदि में समान थी। लेकिन जटिल उत्तक यहाँ पर विषमांगी प्रकृति के होते हैं। लेकिन ये ध्यान रहे कि जटिल उत्तक विषमांगी प्रकृति के होते हुए भी इनकी घटक कोशिकाएं उत्पत्ति में यानी ओरिजिन में समान प्रकार की होती है। अन्य कार्यों में ये भिन्नता दर्शाती है, जैसे आकृति, आकार एवं विशिष्ट कार्य। जटिल उत्तक को जैसा कि पिछली बार हमने देखा था, दो मुख्य जटिल उत्तकों में विभाजित करते हैं, जाइलम या दारू उत्तक, फ्लोएम या पोषवा उत्तक। हम यहाँ पर जाइलम और फ्लोएम को सम्मिलित रूप से वेस्कुलर टिश्यूज़ कहते हैं, क्योंकि ये वेस्कुलर बंडल का निर्माण करते हैं, सेवन पूल का निर्माण करते हैं एवं सेवन कार्य में ये सहायता करते हैं। आज हम पोषवा या फ्लोएम का अध्ययन करने जा रहे हैं। इस पर हम पूर्व के लेसन में चर्चा की थी, जिसमें अभी बताया गया कि हमने जो इनके चार एलिमेंट्स होते हैं उसमें से एक एलिमेंट्स को हमने कवर कर लिया था। वो था एलिमेंट्स, चालनी एलिमेंट्स। पोषवा या फ्लोएम जाइलम के समान ही जटिल स्थायी उत्तक होते हैं। इन्हें साधारणतया बास्ट उत्तक या लेप्टोम कहते हैं। पादप शरीर में ये अधोमुखी डाउनवर्ड या ऊपरी मुखी अपवर्ड तरल कार्बनिक पदार्थों का परिवहन
या सेवन करते हैं। इसका तात्पर्य यह है कि ये ट्रांसपोर्टेशन का कार्य पादपों में संपादित करते हैं। जैसा कि पूर्व में हमने देखा, ये जटिल ऊतक भी जाइलम के समान विषमांगी प्रकृति के होते हैं। यदि फ्लोएम या पोस्वा की पोजीशन की बात करें तो ये अधिकांशतः सभी पादपों में पाए जाते हैं तथा जाइलम से संबंध रहते हैं, अर्थात जहाँ जाइलम है उसके पास में फ्लोएम के जो तत्व और या फ्लोएम ऊतक है वो उपस्थित रहता है। अधिकांश पादपों में ये सेवन पूल में जाइलम के बाहर की ओर स्थित होता है, लेकिन यहाँ पर कुछ स्थितियाँ अलग प्रकार की पाई जाती हैं। ये बाहर एवं अंदर दोनों ओर स्थित होता है। जैसा कि हमने कुकुरबिटेसी के स्टेम का अध्ययन किया, उसमें हमने देखा कि यहाँ पर जो सेवन पूल है उसमें जाइलम के दोनों ओर फ्लोएम उपस्थित होते हैं। अन्य उदाहरण जैसे कुल एस्क्लिपिडेसी, सोलेनेसी, एपोसाइनेसी आदि के सदस्यों में भी ये स्थिति पाई जाती है। और जब भीतरी फ्लोएम उपस्थित होता है तब उसे हम अंतः फ्लोएम कहते हैं। अंतः फ्लोएम जब बाहर और अंदर दोनों ओर पाया जाता है तो इस स्थिति को उभय फ्लोएमी पूल कहते हैं। फ्लोएम ऊतक की कोशिकाएं पादप अंगों की अनुदैर्ध्य अक्ष के समानांतर विन्यासित होती है, जैसा कि जाइलम में भी देखा गया है। फ्लोएम की उत्पत्ति प्राक एदा से या सेवन एदा से होती है। सभी सेवनी पादपों में ये अतार्थ फ्लोएम उपस्थित होता है। आवर्तबीजी मूल में ये अलग समूह में रेडियल अरेंजमेंट में, जबकि तने में ये सहपार्श्विक यानी कोलेटरल सेवन पूल बनाते हैं। अंतःधारुक पोस्वा अथवा आंतरिक फ्लोएम के रूप में ये उपस्थित होते हैं। जैसे सेवन पूल के अंदर की ओर जब ये उपस्थित होते हैं, जैसे एपोसाइनेसी, मीटेसी, सोलेनेसी आदि में, तब इन्हें हम अंतःधारुक पोस्वा कहते हैं। समपार्श्विक सेवन पूल में, जैसे कि कुकुरबिटेसी में जब अंदर और बाहर दोनों ओर पाए जाते हैं, तब हम इसे समद्विपार्श्विक फ्लोएम कहते हैं। अंतर्विष्ट फ्लोएम या द्वीप फ्लोएम की उपस्थिति भी कुछ पादपों में देखी गई है। जैसे एनेरेंथेसी या निक्टाजिनेसी के पादपों में ये जाइलम के बीच बीच में पैचेज के रूप में या समूह के रूप में उपस्थित होते हैं, तब हम इन्हें इंक्लूडेड फ्लोएम कहते हैं। फ्लोएम के मुख्य घटक के बारे में हमने पिछले लेसन में चर्चा की थी। हम इसकी पुनरावृत्ति एक बार फिर करते हैं, जिससे कि आप अच्छी तरह से इसे याद रखें। फ्लोएम के मुख्य घटक यानी एलिमेंट्स ऑफ फ्लोएम, अर्थात वह कौन कौन सी कोशिकाएं हैं जो समान उत्पत्ति की होती है लेकिन अलग अलग कार्य के लिए यहाँ पर सब मिल कर के जटिल ऊतक फ्लोएम का निर्माण करती है। ये क्रमशः इस प्रकार हैं। एक, जालनी तत्व या सीव ट्यूब्स या सीव एलिमेंट्स, सहचर कोशिकाएं, कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम मर्द ऊतक, फ्लोएम पेरेन्काइमा एवं फ्लोएम या पोस्वा तंतु अर्थात फ्लोएम फाइबर्स। यहाँ पर यह विशेष बात ध्यान रखनी है कि ऊपर के तीनों जो एलिमेंट्स हैं, अर्थात चालनी तत्व, सहचर कोशिकाएं एवं फ्लोएम मर्दू ऊतक, ये जीवित कोशिकाएं होती हैं। फ्लोएम अथवा पोस्वा तंतु यानी फ्लोएम फाइबर्स मृत कोशिका होती है। प्रथम तीन प्रकार की कोशिकाएं अक्षीय तंत्र का यानी एक्सियल सिस्टम का पादप में निर्माण करती है, जबकि फ्लोएम मर्दू ऊतक अरीय तंत्र का अर्थात रेडियल सिस्टम का निर्माण करती है। प्राथमिक फ्लोएम और द्वितीय फ्लोएम ये निर्माण की विभिन्न अवस्थाओं में
हम देखते हैं कि पहले प्राथमिक फ्लोएम बनता है, उसके बाद में द्वितीयक फ्लोएम का निर्माण होता है। लेकिन यहाँ देखें कि प्राथमिक फ्लोएम आदिपोषवा एवं अनुपोषवा में विभेदित होता है, प्रोटोफ्लोएम और मेटाफ्लोएम में विभेदित होता है। फ्लोएम अथवा पोषवा तंतु जैसा कि अभी बताया मर्द कोशिका होती है। अनावर्तबीजी पादपों में जिम्नोस्पर्म में चालनी क्षेत्र यानी चालनी तत्वों में जो चालनी क्षेत्र बनते हैं वह सुस्पष्ट नहीं होते हैं। अनेक आवर्तबीजी पादपों में भी आदिपोषवा में चालनी कोशिकाएं तो स्पष्ट होती हैं, लेकिन सहचर कोशिकाएं नहीं पाई जाती हैं। आदिपोषवा कुछ समय तक ही सक्रिय रहता है। जैसा कि कार्य योजना में बताया कि ये आज हम जो टॉपिक्स अध्ययन करेंगे वह कंपेनियन सेल, फ्लोएम पेरेन्काइमा एवं फ्लोएम फाइबर्स का जिक्र हम करेंगे। सहचर कोशिकाएं, कंपेनियन सेल्स, ये विशिष्ट मर्दु ऊतक कोशिकाएं होती हैं जो चालनी नली कोशिका की पार्श्वभित्ति से संलग्न होती हैं। इन्हें मृषण द्वारा भी हम चालनी नलिका से विलग नहीं कर सकते, अर्थात ये इतनी संलग्न होती है कि हम इसको अलग नहीं कर सकते। चालनी नली एवं सहचर कोशिका की उत्पत्ति एक ही जनक कोशिका से होती है, यानी उनका पेरेंटल जो मदर सेल है वो एक ही कोशिका होती है। जनक कोशिका विभाजित होकर दो असमान आकार की कोशिकाएं बनाती हैं। इनमें से छोटी सहचर कोशिका में विकसित हो जाती है तथा बड़ी चालनी नलिका नली तत्व में विभेदित हो जाती है। कुछ पादपों में छोटी कोशिका एक बार फिर अनुप्रस्थ पट विभाजन द्वारा एक चालनी नलिका के साथ दो अथवा अधिक सहचर कोशिकाएं भी बना सकती हैं। उदाहरणतः हम देखते हैं कैरट, गाजर। अनेक काष्ठीय पादपों की द्वितीयक फ्लोएम में भी एक चालनी नलिका के साथ अनेक सहचर कोशिकाएं संलग्न रहती है। सहचर कोशिका एवं चालनी नलिका की सदस्य कोशिका के मध्य की भित्ति में अनेक छिद्र होते हैं, जिनमें से गुजरने वाले प्लाज्मोडेस्मेटा नलिका व क्षय कोशिका के कोशिका द्रव्यों को संपर्कित करते हैं यानी मिलाते हैं। सहचर कोशिकाएं गोलाकार अथवा बहुभुजी सुस्पष्ट केंद्रक युक्त जीवित पतली भित्ति वाली कोशिका के सभी कोशिकांग इसमें उपस्थित जैसे राइबोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया, अंतःपर्दवीय जालिका आदि आदि इनमें उपस्थित होते हैं। ये केवल और केवल आवर्तबीजी पादपों में ही उपस्थित होती है। अनावर्तबीजी अर्थात जिम्नोस्पर्म एंड टेरिडोफाइट में सहचर कोशिकाओं के स्थान पर एल्यूमिनी कोशिका पाई जाती है। एल्यूमिनस सेल्स आर प्रेजेंट इन जिम्नोस्पर्म एंड टेरिडोफाइट्स। ये कोशिकाएं फ्लोएम की निष्क्रिय अवस्था में मंड का संचालन करती है, अर्थात एल्यूमिनी कोशिकाएं मंड का संचालन करती है। यदि हम सहचर कोशिकाओं का कार्य देखें तो सहचर कोशिका या सह कोशिका भी जिन्हें कहते हैं का मुख्य कार्य तरल कार्बनिक खाद्य पदार्थों के सेवन में सहायता करती है। अन्य मर्दूतक कोशिकाओं के साथ मिल करके चालनी नलिका में दाब प्रवणता बनाए रखती है। चालनी नलिका एवं अन्य कोशिकाओं के बीच में संयोजी का कार्य करती है, कनेक्टिव जो है वो स्ट्रक्चर्स का कार्य करती है। फ्लोएम मर्दू ऊतक, फ्लोएम पेरेन्काइमा। फ्लोएम ऊतक में पाए जाने वाले मर्दू ऊतक कोशिकाओं को फ्लोएम मर्दू ऊतक कहते हैं। ये अधिकांशतः गोल आकार की होती हैं। इनकी संरचना सामान्यतः मर्दू ऊतक कोशिकाओं के समान होती है। जब हमने मर्दू ऊतक सरल स्थायी ऊतक का अध्ययन किया था उसमें मर्दू ऊतक कोशिकाओं में हमने फ्लोएम मर्दू ऊतक का अध्ययन किया था। ये जीवित कोशिकाएं होती हैं तथा चालनी कोशिकाओं के मध्य में बीच बीच में पाई जाती हैं। इनका कार्य फ्लोएम मर्दू ऊतक में अनेक प्रकार के क्रिस्टल, श्लेष्मिकीय पदार्थ, टेनिन आदि होते हैं। प्रसुप्ति काल में इन मर्दू ऊतक कोशिकाओं में
अधिकांशतः मंड एवं तेल भरा रहता है। ये कोशिकाएं अर्थात ये कोशिकाएं भोजन का संचय करती है तथा खाद्य सेवन में सहायक होती हैं। इनका वितरण फ्लोएम मर्दूतक पर्याय द्विबीजपत्री पादपों में पाई जाती है। एक बीजपत्री पादपों में व कुछ द्विबीजपत्री पादपों में ये अनुपस्थित होती है। जैसे रेननकुलस में हम देखते हैं कि ये द्विबीजपत्री पादप है, लेकिन इनमें फ्लोएम मर्दूतक अनुपस्थित होती है। फ्लोएम की सक्रिय अवस्था में इसकी प्राथमिक भित्ति पतली व सेलुलोज से निर्मित होती है, परंतु फ्लोएम की निष्क्रिय अवस्था में इनकी भित्ति स्थूलित व दृढ़ीकृत हो जाती है। ये प्राथमिक फ्लोएम से ऊर्ध्व अथवा अनुदैर्ध्य दिशा में व्यवस्थित रहती है, जबकि द्वितीयक फ्लोएम मर्दूतक कोशिकाएं लंबवत व क्षैतिज अथवा अरीय दोनों तंत्रों में विन्यासित होती है। तो यहाँ पर हम देखें कि प्राथमिक फ्लोएम में और द्वितीयक फ्लोएम में फ्लोएम मर्दूतक का अरेंजमेंट थोड़ा सा परिवर्तित होता है। द्वितीयक फ्लोएम में ये दोनों प्रकार के तंत्र में पाई जाती है। अरीय रूप से व्यवस्थित कोशिकाएं द्वितीय फ्लोएम अर्ध कोशिकाएं कहलाती हैं। फ्लोएम रेशे, फ्लोएम फाइबर्स, दृढ़ उत्तक तंतु जो फ्लोएम में पाए जाते हैं उन्हें फ्लोएम तंतु या बास तंतु या फ्लोएम फाइबर कहते हैं। इनकी कोशिका भित्ति लिग्निन युक्त होती है तथा मोटी होती है। भित्तियों में अनेक प्रकार के सरल गर्त पाए जाते हैं। ये तंतु पट युक्त या अपटीय हो सकते हैं। इनका प्रमुख कार्य पादप को यांत्रिक या बलकृत दृढ़ता प्रदान करना है। फ्लोएम रेशे की आर्थिक उपादेयता बहुत महत्वपूर्ण है। इनसे रस्सियाँ, चटाइयाँ व मोटे वस्त्र बनाए जाते हैं। कागज़ उद्योग में भी ये काम आते हैं। उदाहरणतः जूट, कोरकोरस, अलसी, सन आदि। हम यहाँ पर देखते हैं कि फ्लोएम रेशे जो कि एक दूसरे से संलग्नित रहते हैं, इनको हम एक साथ ग्रुप में अलग कर सकते हैं। स्थानांतरण कोशिकाएं, ट्रांसफर सेल्स, कुछ विशेष प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं जो वर्तमान में देखी गई हैं, वर्तमान में खोजी गई हैं। स्थानांतरण कोशिकाएं या इनके बारे में ऐसा माना जाता था कि पादपों में थोड़ी दूरी तक के लिए खनिज पदार्थों का संवहन भी जाइलम एवं फ्लोएम उत्तक द्वारा संपादित या संपन्न होता है। पूर्व अवधारणा ये थी कि विशेष प्रकार की सह कोशिकाएं कम दूरी हेतु खाद्य पदार्थों का संवहन करती है, लेकिन गर्निंग एवं पेट 1972 के अनुसार या उन्होंने जो अपना अध्ययन किया उस अध्ययन के अनुसार उच्च वर्गीय पादपों में विशेष रूप से एवं सेवनी पादपों में सामान्य रूप से खाद्य पदार्थों का कम दूरी के लिए संवहन का कार्य कुछ विशिष्ट कोशिकाओं द्वारा संचालित होता है, जिन्हें स्थानांतरण कोशिकाएं या ट्रांसफर सेल्स कहते हैं। स्थानांतरण कोशिकाओं की भित्ति अंदर की ओर वलयित होती है तथा प्रत्येक पादप में ये अलग अलग आकृति लिए हुए होती है और एक ही पादप की प्रजाति में भी अलग अलग स्थानों पर इनकी आकृति में भिन्नता मिलती है, लेकिन सभी स्थानांतरण कोशिकाओं में दो प्रमुख गुण समान रूप से पाए जाते हैं जो इस प्रकार हैं। एक, इनकी कोशिका भित्ति अंतर्वलित होती है। नंबर 2, अलिग्नीकृत द्वितीयक भित्ति का स्थूलन उपस्थित रहता है। प्लाज्मा झिल्ली भी इनकी अंतर्वलित होती है, जिसके कारण इन कोशिकाओं की अवशोषण क्षमता बढ़ जाती है। स्थानांतरण कोशिकाओं का जीव द्रव्य सघन एवं विभिन्न कोशिका उपांग जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम्स, डिक्टियोसोम्स तथा अंतःप्रद्रव्य जालिका आदि बहुलता से इनमें उपस्थित होते हैं। यह स्थानांतरण कोशिकाएं पादपों में लगभग सभी भागों में जैसे जाइलम, फ्लोएम
पर्णशिराओं के अंतिम छोर पर भ्रूण में, जलरंध्रों में, हाइडेटोट्स में, कीटभक्षी पादपों के स्त्रावी रोम में तथा कस्क्यूटा के चूसकांगों में ये पाई जाती है। मूल में इनकी संख्या कम पाई जाती है। पादपों में द्वितीयक वृद्धि के समय इन कोशिकाओं का विघटन प्रारंभ हो जाता है। स्थानांतरण कोशिकाओं की स्थिति के आधार पर यह माना जाता है कि ये आंतरिक वातावरण में खनिज पदार्थों का अवशोषण करके बाह्य वातावरण में देने का कार्य करती है, अर्थात इनका प्रमुख कार्य खनिज पदार्थों का आदान प्रदान करना होता है। यहाँ पर हम डायग्राम की सहायता से देखें। यहाँ पर देखिए आप, जो हमने कंपेनियन सेल देखी थी, ये चालनी जो नलिका है जिसमें चालनी प्लेट पाई जाती है, उसमें छिद्र पाए जाते हैं, उसके बिल्कुल पास में ये कोशिका सह कोशिका या सहचर कोशिका होती है और इस चालनी नलिका से संलग्नित होती है। इसको हम अलग नहीं कर सकते। यहाँ पर हम देखें, इन कोशिकाओं में जो फाइबर्स की कोशिकाएं होती हैं, इनमें ल्यूमेन हम देख सकते हैं। यहाँ पर जो अरेंजमेंट है, ये चालनी नलिका एवं सह कोशिका का अरेंजमेंट दिखाया गया है। यहाँ पर हम संपूर्ण पोषवा के विभिन्न तत्व देख सकते हैं। यहाँ पर ये चालनी तत्व हैं। ये यहाँ पर शिव प्लेट दिखाई गई है जिसमें कि छिद्र पाए जाते हैं और ये एक दूसरे से एक के ऊपर एक कोशिका के मिलने से बनते हैं, इसलिए ट्यूब नुमा संरचना होती है। यहाँ पर हम देखते हैं कि पेरेन्काइमा इसके पार्श्व में फ्लोएम पेरेन्काइमा पाई जा रही है और बीच बीच में यहाँ पर देखिए आप, कंपेनियन सेल जो है वो इनके मध्य में एकदम सटी हुई स्थिति में देखी गई है। यहाँ पर हम इस डायग्राम को देखकर भी ये आइडिया लगा सकते हैं कि शिव प्लेट और शिव ट्यूब में क्या साहचर्य होता है। ये जो डायग्राम है, ये पोषवा तंतु का डायग्राम है जिसमें हम लंबवत रूप से व्यवस्थित इन पोषवा तंतुओं को देख सकते हैं। ये जो डायग्राम है, ये शो कर रहा है संयुक्त चालनी पट्टिका का। जैसा कि हमने पिछली बार चालनी तत्वों में देखा था कि चालनी नलिका के अनुप्रस्थ जो पट है उसमें छिद्र पाए जाते हैं। ये जब एक छिद्र पाया जाता है तो इसे सरल चालनी पट्टिका कहते हैं और इसमें यदि एक से अधिक छोटे आकार के छिद्र पाए जाते हैं तो उसे हम संयुक्त चालनी पट्टिका कहते हैं। यहाँ पर इस संयुक्त चालनी पट्टिका में ये चालनी क्षेत्र दिखाया गया है जिसमें कि छिद्र के साथ ये संयुक्त चालनी पट्टिका का निर्माण कर रही है। यहाँ पर हम फ्लोएम जटिल ऊतक में कई प्रकार की जो संरचनाएं हैं वे एक दूसरे से अंतर लिए हुए होती हैं कार्य में और संरचना में। कुछ इस प्रकार के क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं कि जैसे जाइलम वाहिकाओं एवं फ्लोएम चालनी नलिकाओं में अंतर स्पष्ट कीजिए। ये 2 नंबर में या उससे बड़ा क्वेश्चन जो शॉर्ट नोट्स का क्वेश्चन होता है उसमें पूछे जाते हैं। हम यहाँ पर इन डिफरेंसेस को देखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि वाहिका हमने जाइलम में देखा था और चालनी नलिकाएं फ्लोएम का पार्ट है। तो वाहिकाएं जाइलम की जो सेवनी संरचना है तथा फ्लोएम की जो सेवनी संरचना है उनमें क्या डिफरेंस होता है ये हम देखते हैं। वाहिकाएं खुले सिरे वाली होती है जबकि चालनी नलिकाओं के सिरों पर चालनी पट्टिकाएं उपस्थित होती हैं। वाहिकाओं में कोशिकाओं के एक के ऊपर एक व्यवस्थित होने से ये निर्मित होती है जबकि चालनी नलिका एक के ऊपर चालनी तत्वों की व्यवस्थाओं से निर्मित होती है। वाहिकाएं चौड़ी अधिक होती हैं जबकि चालनी नलिकाएं संकरी होती है अर्थात अपेक्षाकृत वाहिकाओं से कम व्यास वाली होती हैं।
वाहिकाएं इनकी भित्तियां मोटी, दृढ़ एवं लिग्नीकृत होती है, जबकि चालनीय नलिकाओं की भित्तियां पतली, वितान्य तथा सेलुलोजी होती हैं। वाहिकाएं इनकी भित्तियों पर विभिन्न प्रकार के स्थूलन प्रतिरूप पाए जाते हैं, जैसे एन्युलर, स्पाइरल, पिटेट एटसेट्रा, जबकि चालनीय नलिकाओं में इनकी भित्तियों पर स्थूलनों का पूर्ण अभाव होता है। वाहिकाएं परिपक्व होने पर मृत होती हैं लेकिन कार्यशील होती हैं, जबकि चालनीय नलिकाएं परिपक्वता पर भी जीवित रहती हैं एवं कार्यशील रहती हैं। वाहिकाएं ये विलेय एवं विलायकों के प्रति पारगम्य होती है, जबकि चालनीय नलिकाएं विलेय एवं विलायकों के लिए अर्ध पारगम्य होती है। वाहिकाएं इनमें निम्न रस सांद्रता होती है, जबकि चालनीय नलिकाओं में उच्च रस सांद्रता पाई जाती है। वाहिकाओं में आशून्य दाब नहीं होता है, जबकि चालनीय नलिकाओं में आशून्य दाब पाया जाता है। वाहिकाएं ये कार्यशील अवस्था में आंशिक रूप से निपात होती है, जबकि चालनीय नलिकाएं कार्यशील अवस्थाओं में प्रसारित होती है। वाहिकाएं कटने पर ये मुक्त सिरे से जल तथा वायु का अवशोषण करती है, जबकि चालनीय नलिकाएं कटने पर ये कोशारस का अवशोषण करती है। वाहिकाएं ये विलेय एवं विलायक दोनों का सेवन करती है, जबकि चालनीय नलिकाएं केवल विलेय का सेवन करती है। वाहिकाएं इनमें पदार्थों का सेवन दर 75 सेंटीमीटर प्रति मिनट तक हो सकता है, जबकि चालनीय नलिकाओं में ये केवल 5 सेंटीमीटर प्रति मिनट तक हो सकता है। वाहिकाएं इनमें अनुपस्थित पट नहीं पाए जाते हैं, जबकि चालनीय नलिकाओं में अनुपस्थित पट पाए जाते हैं। इसी प्रकार यहाँ पर हम देखते हैं कि 3 कोशिका अलग अलग प्रकार की भी पाई जाती है। वाहिनिकाएं, ट्रैकिड्स, वाहिनिकीय तंतु, ट्रैकिड फाइबर और पोस्वा तंतु, जिसे लिब्रिफॉर्म फाइबर भी कहते हैं, इनमें भी कुछ डिफरेंस होता है। वाहिनिका ये प्राक एदा अथवा एदा से उत्पन्न होती है। वाहिनिकीय तंतु वाहिकीय तत्वों से विकसित होते हैं और पोस्वा तंतु प्राक एदा या एदा से उत्पन्न होती है। वाहिका इनकी भित्ति सबसे पतली होती है। वाहिनिकीय तंतु में इनकी भित्ति मोटी होती है, लेकिन पोस्वा तंतु से पतली होती है, और पोस्वा तंतु की भित्ति सबसे अधिक स्थूलित होती है। वाहिनिका में प्रवेशित गर्त उपस्थित होते हैं, जबकि वाहिनिकीय तंतु में ये गर्त उपस्थित होते हैं, परंतु गर्त स्थूलन के कारण छोटे होते हैं, जबकि पोस्वा तंतु में रेखा छिद्र के समान सरल गर्त पाए जाते हैं। वाहिनिका इनमें तथा वाहिनिकीय तंतुओं की लंबाई समान होती है, जबकि इनमें भी ये लंबाई समान होती है, वाहिनिकीय तंतुओं में भी, लेकिन पोस्वा तंतु इन सब में लंबे होते हैं। यहाँ पर आप देखते हैं कि हमने जाइलम और फ्लोएम दोनों का अध्ययन किया है। इस दृष्टि से भी हम इन दोनों में जो अंतर पाया जाता है उसको भी यहाँ पर हम देखेंगे। जाइलम इज यूजली फाउंड डीप इन द प्लांट, पादप के आंतरिक भागों में पाया जाता है। फ्लोएम इज यूजली सिचुएटेड टुवर्ड्स द आउटर साइड ऑफ द प्लांट, ये परिधि की ओर स्थित होते हैं। जाइलम इट कंडक्ट्स वाटर और सेप, जबकि फ्लोएम कंडक्ट्स द ऑर्गेनिक फूड। जाइलम इन ऑल्डर प्लांट्स, जाइलम ऑफन कॉन्स्टिट्यूट्स बल्क ऑफ द प्लांट बॉडी, पादप का अधिकांश हिस्सा बनाते हैं, जबकि फ्लोएम जो है वो अपेक्षाकृत कम पार्ट पादप शरीर का निर्मित करता है। जाइलम द कंडक्टिंग और ट्रैकरी सेल्स आर डेड, यहाँ पर जो इनकी सेवनीय जो या ट्रैकरी सेल है वह मृत होती है, जबकि फ्लोएम की कंडक्टिंग सेल्स लिविंग या जीवित होती है। जाइलम इज मेड अप ऑफ 3 टाइप्स ऑफ द डेड सेल्स सच एज
वेसल्स, ट्रैकिड्स एंड जाइलम फाइबर। जबकि फ्लोएम में एक ही जो टाइप ऑफ डेड सेल है वो है फ्लोएम फाइबर। जाइलम में एक टाइप की जो कोशिका है वह लिविंग है, वह है जाइलम पेरेन्काइमा। जबकि फ्लोएम में 3 प्रकार की कोशिकाएं लिविंग है, सीव ट्यूब सेल्स, कंपेनियन सेल्स एंड फ्लोएम पेरेन्काइमा। जाइलम में कंडक्टिंग सेल्स एव लिग्निन थिकनिंग इन द वॉल। ये जो लिग्निन की जो है वो स्थूलन इनकी कंडक्टिंग सेल में पाया जाता है, जबकि फ्लोएम में वॉल्स ऑफ सीव ट्यूब्स डजंट पोजेस द लिग्निन। जाइलम में कंडक्टिंग एलिमेंट्स 2 प्रकार के होते हैं, वेसल्स एंड ट्रैकिड्स, वाहिकाएं एंड वाहिनिकाएं। जबकि यहाँ पर फ्लोएम में ये सीव ट्यूब्स के रूप में एक ही प्रकार के कंडक्टिंग एलिमेंट्स उपस्थित होते हैं। जाइलम में ट्रैकी एलिमेंट्स एव डिफरेंट टाइप ऑफ वॉल थिकनिंग। यहाँ पर जाइलम में ट्रैकरी एलिमेंट्स जो है उसमें विभिन्न प्रकार की स्थूलन पाया जाता है, जबकि फ्लोएम में ये एब्सेंट होते हैं। जाइलम में वेसल्स आर डिवॉइड ऑफ सेप्टा। यहाँ पर सेप्टा नहीं पाए जाते हैं, जबकि सीव ट्यूब्स में सेप्टा पाए जाते हैं और ये पोरस होते हैं। जाइलम प्रोवाइड्स मैकेनिकल स्ट्रेंथ। जाइलम जो है वो पादप को मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है और फ्लोएम जो है वो इस प्रकार का मैकेनिकल कार्य नहीं करता है। आज का क्लास वर्क कुछ लघु उत्तरात्मक प्रश्न आपको दिए जा रहे हैं और कुछ टिप्पणियाँ या शॉर्ट नोट्स टाइप क्वेश्चन आपको दिए जा रहे हैं। पहले लघु उत्तरात्मक प्रश्न देखें। क्वेश्चन नंबर 1, फ्लोएम रेशे, फ्लोएम फाइबर क्या है? नंबर 2, फ्लोएम का मुख्य कार्य क्या है, यानी पादप में फ्लोएम का मुख्य कार्य क्या है? नंबर 3, फ्लोएम के मुख्य घटक में जीवित कोशिकाओं के नाम लिखिए। नंबर 4, फ्लोएम के मुख्य घटक में मृत कोशिका कौन सी होती है? टिप्पणियाँ, शॉर्ट नोट्स। नंबर 1, स्थानांतरण कोशिकाएं, ट्रांसफर सेल्स। नंबर 2, सहचर कोशिकाएं, कंपेनियन सेल्स। नंबर 3, जाइलम एवं फ्लोएम में अंतर स्पष्ट कीजिए। नंबर 4, जाइलम वाहिकाओं एवं फ्लोएम चालनी नलिकाओं में अंतर स्पष्ट कीजिए। डिफ्रेंशिएट बिटवीन जाइलम वेसल्स एंड फ्लोएम सीव ट्यूब्स। और नंबर 8, जाइलम और फ्लोएम में अंतर स्पष्ट कीजिए। विद्यार्थियों, इस प्रकार हम देखते हैं कि पादप में जो जटिल स्थायी ऊतक पाए जाते हैं वे 2 प्रकार के होते हैं, फ्लोएम और जाइलम। हमने दोनों का यहाँ पर सविस्तार अध्ययन किया है। इनके 4 जो एलिमेंट्स होते हैं उनकी संरचना, उनकी पोजीशन, उनके कार्य आदि आदि पर हमने चर्चा की है। यहाँ पर जब आपको यूनिट कंप्लीट होगी उस समय बड़े क्वेश्चन यानी जो 10 नंबर के क्वेश्चन आते हैं वो आपको दिए जाएंगे और कोशिश ये की जाएगी कि उनके उत्तर में क्या कंटेंट्स आपको रखने चाहिए उस पर भी संक्षेप में आपको बताया जाएगा। यहाँ पर आपको एक सलाह जो दी जा रही है वो ये है कि आप जो YouTube लेसन गवर्नमेंट बांगर कॉलेज डीडवाना की YouTube चैनल पर देखते हैं, उसके बाद में आप अपना जो होमवर्क निश्चित रूप से आप करते होंगे, आप अपना होमवर्क मुझे प्रेषित करें, जिससे कि आप के क्या प्लस पॉइंट हैं, क्या त्रुटियां हैं, इस पर आपके साथ साझा किया जा सके तथा आगे के जो समय में आपको गूगल फॉर्म के तहत क्वेश्चनर भी प्रोवाइड किया जाएगा। उसमें आप रुचि दिखाएं और उसको हल करके प्रेषित करें, जिससे कि आपका स्वयं का आंकलन हो सके। हम आगे इसी माध्यम से
मिलते रहेंगे और नया टॉपिक लेकर के फिर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।